नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जैन समाज सम्मेलन में पहुंचकर जैन धर्मगुरुओं का आशीर्वाद किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म ने दुनिया को संदेश दिया कि अहिंसा की वीरता का धर्म है। सीएम ने कहा कि जैन समाज ने अहिंसा के साथ ही संगठन और सामाजिक एकता का भी अद्वितीय उदाहरण पेश किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन कल्याण बोर्ड के गठन के संबंध में मिले सुझाव पर सरकार गंभीर पूर्वक विचार करेगी। तो देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हमने सख्त कार्रवाई हम इसके पर भी कर रहे हैं और हजारों ऐसे कालनेमी आज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। मुझे बताया गया कि आपने सरकार से अपेक्षा रखी है अभी कि राज्य में जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें संपूर्ण जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस पर अवश्य विचार करेगा। तो वहीं एलयूसीसी चिटफंड घोटाले के मामले में कार्रवाई न होने पर निवेश किया गया पैसा नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने देहरादून में सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने हाथी बड़कला चौकी के पास बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में 500 से अधिक लोगों के साथ कंपनी ने ठगी की और उन्हें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। 500 से अधिक लोगों का पैसा जो है इसमें लगा हुआ है। इसी मांग को लेकर के अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर तमाम जो प्रदेश भर से महिलाएं आई हैं जिन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आज सीएम आवास कूच के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। हाथी बड़कला चौकी के पास उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया है। क्या कुछ कहना है, कितने पैसे किसने लगाए थे, बातचीत करेंगे। आंटी जी, कहाँ से आप आई हैं? मैं श्रीनगर से आई हूँ बहन। कितने पैसे लगाए थे? मैं यहाँ पे पीड़ित लोगों की आवाज़ उठा रही हूँ और आज हमारा 11वीं बार सीएम आवास कूच है। एक बार हमारे सीएम से वार्तालाप भी हुई थी। हमारे सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमारे परिवारजन हो, हम हर हाल में आपकी मदद करेंगे। और हम स्पेशली उन्होंने मेरे से बोला था कि मैडम आप सुझाव दो कि क्या किया जाए। तो हमने उनसे कहा था कि सर या तो क्राउडिंग फंडिंग कीजिएगा या आपातकालीन उससे आप पैसा दीजिएगा आपातकालीन फंड से, या फिर केंद्र से में हमारी भाजपा की सरकार है वहाँ से आप विशेष फंड ला करके जनता को रिलीफ करें। लेकिन अभी 11वां महीना चल रहा है, 6 महीने हमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे शासन प्रशासन के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगा। अच्छा, कैसे पता लगा आपको जब ये कंपनी यहाँ आई कि ये पैसा इन्वेस्ट करके मुनाफा होगा? कहाँ से आई थी, कुछ जानकारी दी थी इन्होंने पहले? देखो मैम, मैं तो फिर से कह दूँ कि मैं आवाज़ उठा रही हूँ। जब हमारे आस पड़ोस में लोगों ने कहा कि हमारे साथ डकैती होगी, मैं इनके बीच बैठी, तब पता चला कि पूरा ये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के से रजिस्टर्ड है। इसको सहकारिता मंत्रालय हैंडल करते हैं और यहाँ भी हमारे सहकारिता मंत्री हैंडल करते हैं इसको, जो हमारे धन सिंह रावत जी हैं। तो सीधे तौर पर सहकारिता विभाग पर आरोप लगाया है। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ। मैं 6 नंबर पुलिया ब्रांच में अपना कितना पैसा मेरा 15,80,000 है। अच्छा, जब कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उन्होंने कुछ प्रूफ दिया था कि हम किससे रजिस्टर्ड हैं, क्या कुछ है हमारा? हाँ, प्रूफ दिया था। भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। हम लोगों ने भी उसी पे विश्वास किया। उसमें मोदी जी की फोटो लगी थी, सहकारी मंत्रालय की फोटो लगी थी, भारत सरकार बाकायदा भारत सरकार कृषि मंत्रालय की फोटो लगी थी। तो इसलिए हम लोगों ने भी उस पर विश्वास किया और अपना तो लगाया ही, अपने रिश्तेदारों का सबका पैसा हमने उस पर लगा रखा है। और हम लोग गरीब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे हम रोज रोडों पे घूम रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए 15 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं और महिलाओं से बातचीत करेंगे। जी, कहाँ से आए हो? ऋषिकेश से। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 10 लाख। जब कंपनी यहाँ पे आई थी तो क्या कुछ प्रूफ उन्होंने दिखाया था कि आपने उन पर विश्वास विश्वास दिलाई थी, तभी तो हम आए थे, दिए थे पैसे भी। सोसाइटी से दिखाई उन्होंने, अमित शाह के सब कुछ दिखाया, सब उन्होंने हमें वीडियो दी, सब तब जाके हमने पैसा जमा करा। लगातार आप लोग सीएम आवास कूच कर रहे हैं, क्या आश्वासन दिया है सीएम धामी? सीएम धामी ने कुछ ही नहीं दिया हमारा आश्वासन, तो सब अंदर आ ही नहीं रहे सामने, तो क्या आश्वासन देना उन्होंने? सामने तो आए नहीं हो अब तक।
तो कब तक ये रहेगी लड़ाई आप लोगों की? जब तक पैसा का नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई रहेगी हमारी। तो जब तक पैसा नहीं मिला तब तक तो हमारी लड़ाई ही रहेगी। चाहे हमारी तो बिल्कुल देखिए लगभग 800 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला जो है ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब कंपनी यहाँ आई थी तो उन्होंने सहकारिता विभाग के डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। सीएम धामी, पीएम मोदी, केंद्र जो सरकार है उनका प्रूफ जो है उन्होंने दिया था कि हमें पैसा इन्वेस्ट करवाइए, हम आपको मुनाफा देंगे। तो कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग पर सीधे तौर पर आरोप जो उन्होंने लगाया और धन सिंह रावत समेत सीएम धामी से मांग की जो पैसा इनका लेकर भागी है कंपनी, उनसे पैसा जो है उनको वापस दिलाया जाए। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन की ओवरहॉलिंग शुरू कर दी है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्छ के चुनाव शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हल्द्वानी में पार्टी के संगठन सृजन अभियान के लिए जिला प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुखदेव पांसे पहुंचे और सुखदेव पांसे ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र हत्या करने का खेल खेला, इसलिए कांग्रेस देवभूमि को कलंकित करने वाली भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय कर रही है। चुनाव में उनकी जो भागीदारी है वो खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं। अध्यक्ष के चुनाव में अपना सुझाव भी, अपने विचार भी, अपना मत भी दे सकते हैं। ये पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में अभी 4 राज्यों में उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे काम कार्यकर्ता हैं, गांव से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो बस्तियों में रहते हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, इस चुनाव में उनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अहमदाबाद के हमारे AICC के अधिवेशन के बाद पूरे देश में ये तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि संगठन सृजन अभियान चलाया जाए और उसी के तहत उत्तराखंड में नैनीताल जिले के लिए मुझे पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि एक सशक्त संगठन बने, जवाबदेही संगठन बने और जनता से जुड़ा वाला संगठन बने। और इसी के तहत हम पूरे 7 दिन नैनीताल जिले में प्रत्येक ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, नेता, आम जनता से राय शुमारी लेंगे कि कौन व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है, कौन योग्य हो सकता है। उसमें हमारे नगरपालिका अध्यक्ष हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, हमारे LOP लीडर हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सारे सीनियर लीडर से लेके तमाम लोगों से हम मिलके, हमारे साथ ममता जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर है, हमारे 2 और सदस्य हमारे साथ तीनों सदस्य मिलके पूरे 7 दिन। अब खबर विकासनगर से है, जहां पछुआ दोन में कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव BN संदीप पाठी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी यहां पर साझा की। आज में अलग अलग निर्णय लिया था, उसमें मुख्य निर्णय पूरा देश में संगठन को मजबूत करने के लिए 2025 में देश का हर एक जिला कांग्रेस, सिटी कांग्रेस का अध्यक्ष का नियुक्ति करने का डिसीजन लिया था। उस तरफ अभी तक 3 राज्य का संगठन सृजन का अभियान खत्म हुआ है, वो गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अगस्त 2025 को 4 राज्य का संगठन सृजन अभियान को शुरू किया है। उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें पंजाब है, झारखंड है और उड़ीसा है। अभी उत्तराखंड
को हर एक जिले में अलग अलग राज्य से प्रभारी आकर कांग्रेस पार्टी का हर एक सीनियर लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी को अंतिम कार्यकर्ता को मिलकर इस जिले में संगठन कैसा रहना चाहिए, इस जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, इस जिले में आइडियोलॉजिकली कौन ये बीजेपी आरएसएस का खिलाफ फाइट कर सकता है। खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां प्रत्येक विधानसभा के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन को देखकर ही जनपद की कार्यकारिणी का गठन किया गया। और जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत ने आज भाजपा कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि कार्यकारिणी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ऐसे में भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, ओबीसी, महिला सभी को लेकर ध्यान रखा गया और जो कुछ लोग इस कार्यकारिणी में नहीं, जिन्हें जगह मिल पाई, उन्हें अन्य मोर्चे में शामिल किया जाएगा। नई जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा हुई है और हमने पूरे जनपद में एक एक विधानसभा का हमने इस कार्यकारिणी में जो हमने बनाया उसका ध्यान रखा गया है। हमारा क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन जो भी हो सकता था उसमें हमने पूरा इसका ध्यान रखा है। और जो हमने ये कार्यकारिणी बनाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये बहुत अच्छी कार्यकारिणी हमने इस समय बनाई है। इनके नेतृत्व में एक टीम भावना से हम पूरे जनपद में काम करने वाले हैं। खबर धनौल्टी से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष उदय रावत की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। ऐसे में कार्यकारिणी में वीरेंद्र राणा को टिहरी का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिस पर थरायूड़ बाजार में वीरेंद्र राणा का व्यापारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मुख्य बाजार में भाजपा जौनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने माला और शॉल उड़ाकर वीरेंद्र राणा का अभिनंदन किया। सबसे पहले तो मैं जिला एवं प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे जौनपुर मंडल से भाई वीरेंद्र सिंह राणा जी को दोबारा से जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई पद नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन जिम्मेदारियों का अपनी पूरी निष्ठा के साथ जो है निर्वहन करता है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनकर के जिस तरह से उभर रही है, निश्चित रूप से पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता है। और इसी का परिणाम स्वरूप जो है आज हमारे मंडल में श्रीमान वीरेंद्र सिंह राणा जी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं सर्वप्रथम अपने जौनपुर मंडल का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, अपने प्रभारी महोदय भाई शैलेंद्र द्विज जी का, चाहे निवर्तमान अध्यक्ष अपने सुभाष रमोला जी हो, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं प्रदेश में हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व और मंडल नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करता हूं। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार जो है हैट्रिक 101% बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे हमारे चाहे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हमारे राज्य में धामी जी की सरकार हो। और आप आजकल देख रहे होंगे जो जीएसटी में सभी जो है गरीब व्यक्तियों को जो राहत मिली है, निश्चित तौर पर जो है ये जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और टिहरी जिले की बात करूंगे, अभी तक हमारे पास 5 विधायक थे, इस बार 0 स्वीप हम जो कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस को नोट आउट करेंगे। जहां एक और केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां प्रदेश सरकार विद्युत दरों में बढ़ोतरी करके उद्योगों पर बोझ डालने का काम कर रही है, जिससे मजबूरन उद्योगपतियों को अपने उद्योगों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में यूपीसीएल के द्वारा विद्युत नियामक आयोग में 6% बिजली के रेट बढ़ाने के लिए पिटीशन फाइल कर दी है। पिटीशन फाइल होने के बाद जशोदपुर इंडस्ट्री एरिया स्थित स्टील प्लांट एसोसिएशन में आक्रोश देखा जा रहा है। जहाँ तक मैं स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो पिछले 3 से 4 साल में
कम से कम यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में 25 से 30 यूनिट स्टील की बंद हो चुकी है। कोटद्वार में भी पहले 26-27 स्टील की यूनिट चलती थी, अब मुश्किल से 12-13 है। और वो दिन दूर नहीं मेरे हिसाब से कि आप शायद विद इन 1 ईयर देखेंगे कि यहाँ सारी स्टील इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और इस बिजली के रेट का सभी इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। मैं ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है, गवर्नमेंट में तो एक से एक काबिल ऑफिसर बैठे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ खुद ही ख़त्म कर रही है। रानीखेत रामनगर मुख्य सड़क टूटने से आवाजाही पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। ऐसे में ताड़ी खेत के आसपास रानीखेत में पहले ही सड़कों की काफी दुर्दशा हो चुकी है। ऐसे में ताड़ी खेत के पास सड़क टूटने से आवाजाही पूर्ण रूप से ठप है। सड़क के टूटने से लोग पहाड़ी पर चढ़कर सड़क पार करने को मजबूर नजर आ रहे हैं और इस सड़क की टूटने से रामनगर और रानीखेत आने जाने वाले वाहनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं गनिया घोली के पास भी सड़क ध्वस्त नजर आई। ऐसे में संबंधित विभाग को इसकी भी कोई सुध नजर नहीं आ रही। लगता है कि विभाग यहाँ सड़क पूरी तरीके से टूटने का इंतजार कर रहा है। लक्सर के हरचंदपुर गांव में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान ने 5 मांग पत्र दिए, जबकि एक ग्रामीण ने 5 शिकायती पत्र दिए। ग्राम प्रधान ने सरकारी स्कूल के भवन और पंचायत घर की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें अपात्र लोगों के खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें जो है ग्रामवासियों की सभी समस्याएं सुनी गई और सर के माध्यम से ये सारी समस्याएं जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएंगी और संभवतः प्रयास रहेगा कि जो दिक्कतें आप लोगों ने बोली हैं उनका समाधान जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। एक्चुअली नहीं, मैं आपकी वो समझ रही हूँ जो आपका कष्ट है, लेकिन प्रयास पूरा यही रहेगा कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और ये मंडल स्तरीय अधिकारी हैं, इनको जनपद हरिद्वार इसीलिए दिया गया है कि ये हर जगह जनपद हरिद्वार में जहां भी इनको लगे वहां ये अपना जनता दरबार लगाएं, लोगों की समस्याएं सुन के सरकार तक पहुंचाएं और उसी के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये हम आपकी फटाफट चीजें सॉल्व करके आपको इसका सोल्यूशन। मौसम का भी वो है, कुछ मौसम का भी है, इस वजह से लोग नहीं आए होंगे। नहीं हो सकता इसलिए कम लोग आए हो, अन्यथा ठीक ठाक भीड़ थी है ना, कुछ नदारत है, लेकिन बाकी तो काफी विभाग आए और उन्होंने भी सभी योजनाओं की सही से जानकारी दी और मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट जानकारियां आज दी गई हैं, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा यहाँ के गाँव की जनता को। थैंक यू। लाभ मिलने का नहीं, इसमें कुछ इसका कोई लाभ ही नहीं है उन्हें, ये तो आया चले गए। ऐसा इसलिए ये कई बार मीटिंग हो चुकी, कई बार बात होगी, कई बार ऐसा चांस होगा जो खबर चले जाए। मीटिंग तो ये जब होती है बढ़िया, जब क्या नाम पब्लिक जब। सर मेरे को ऐसा लगता है शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सड़क कंक्रीट वाली बनी थी। जेई साहब को भी, ठेकेदार को मैंने खुद कहा था भी इसके नीचे रेता लगा रहे हैं, इसके पत्थर लगा के इसके ऊपर रोलर फेरे, रोलर नाम मात्र खड़ा कर रखा था और उसके ऊपर चलाया नहीं। अब वो सड़क सारी बह चुकी है। वो जेई साहब भी आए हुए हैं, जेई साहब को अब भी कह दिया है। पंजाब में आई आपदा को लेकर जसपुर के कई संगठनों ने मदद कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है। नगर की पब्लिक एकता वेलफेयर सोसाइटी ने भी पंजाबी पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आकर सहयोग किया। सोसाइटी के अध्यक्ष हकीम सैयद जफर अली ने बताया कि उनकी संस्था ने चावल के 12 कट्टे और आटे के 20 कट्टे व्यापार मंडल के साथ मिलकर गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी को दिए। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम पंजाब के परिवारों के साथ हैं, आगे भी जरूरत पड़ने पर संगठन पीड़ितों की मदद को खड़ा रहेगा। पब्लिक एकता वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी जसपुर की जानिब से हम जो आपदा आई है, जो कुदरती परेशानी हमारे सामने आई है, उन भाइयों के लिए ये सहयोग करने की हमने कोशिश की है। छोटा सा सहयोग है, इसको परमात्मा अल्लाह ताला हमारा कबूल कर ले और हम पूरा देश आपदावासियों के लिए पूरा देश साथ है और हम वेलफेयर सोसाइटी सबके साथ हैं।
तो वहीं मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मसूरी पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कोतवाल संतोष कुंवर और उनकी टीम को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि जब पुलिस 24 घंटे में चोर को पकड़कर लाखों का सामान बरामद कर लेती है तो जनता का विश्वास और बढ़ जाता है। रजत अग्रवाल ने कहा कि सीमित संसाधनों और बल की कमी के बावजूद मसूरी पुलिस ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था संभाली है वो सराहनीय है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी व्यापार मंडल द्वारा आज मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाली के आला अधिकारियों को, कोतवाल साहब को, कुंवर जी को और हमारे SSI के जी को और उपस्थित अन्य प्रभारी जो थे मसूरी पुलिस के, उन सभी को का सम्मान किया गया, उनका धन्यवाद किया गया। ये एक लंबे समय से एक प्रक्रिया थी जो हम लोगों द्वारा निर्धारित थी। हम देख रहे थे पिछले कई महीनों से मसूरी पुलिस मसूरी की जनता को सेवा देने के साथ साथ बहुत ही सक्रिय होकर अपना कार्य कर रही थी। हाल ही में अभी थाना दिवस बनाया गया, वरिष्ठ नागरिकों के घरों का मूल्यांकन करते हुए उनको जाके मिला गया, समस्या को जाना गया। इसके अलावा मसूरी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कई कदम उठाए गए। जो नाबालिग बच्चे घर से चले जाते हैं उनको ढूंढने का कार्य किया गया। कई मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन चोरी हुए, उनको बहुत ही कम समय में ढूंढ लिया गया। मसूरी की जनता के जो भ्रमक मसूरी जनता पे केस लगे हुए थे जिनका कोई औचित्य नहीं था, उससे मसूरी के नागरिकों को बहुत ज़्यादा भ्रांति थी, परेशानी थी, उत्पीड़न था। वहीं आज चंद्र ग्रहण का सूतक लगने के कारण ऋषिकेश के सभी मठ मंदिर बंद हो गए हैं। त्रिवेणी घाट पर शाम को होने वाली मां गंगा की भव्य आरती भी सूतक लगने से पहले ही की गई। अब सभी मंदिरों के कपाट 8 सितंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। विधि विधान से भगवान का स्नान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। तो रात 9:57 से ये शुरू होने वाला चंद्र ग्रहण 1:35 तक चलने वाला है। चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले ही देश भर के सभी मंदिरों में इसका असर देखा जा रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शाम होने वाली गंगा आरती दोपहर 12:30 बजे ही की गई। गंगा आरती के बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। ऐसे में हरिद्वार की मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति मंदिर के कपाट भी बंद हुए। चंद्रग्रहण की समाप्ति के बाद सभी मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त के समय मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। तो चंद्र ग्रहण के कारण मंदिरों के कपाट हैं वो फिलहाल अभी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में जो गंगा आरती है उसे भी 12:30 बजे के आसपास की गई थी। अब 9:15 से चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में 1:35 तक चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जिसके बाद मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी। जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा लगभग सुबह 4 बजे का वो समय होगा जब मंदिरों को ब्रह्म मुहूर्त काल में खोला जाएगा। ऐसे में फिर कल मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। हालांकि
चंद्र ग्रहण लगने से पहले जो सूतक लगता है उसकर कपाटों को बंद कर दिया गया। मंदिर के जो कपाट है उसे बंद कर दिया गया। ऐसे में जो शाम की आरती होती है, गंगा आरती, उसे भी पहले कर दी गई है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर मंदिरों के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए। ऐसे में मंदिरों के जो पंडित होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वो तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। क्या क्या आपको इस दौरान पे नहीं करना चाहिए, और साफ सफाई के बाद कल कपाट खोले जाएंगे। तो ऐसे में देखिए, जो गंगा आरती का समय होता है शाम लगभग 7 बजे, वो दोपहर 12:30 बजे की गई, जो कि रात्रि में होगा 9:27 से। जब ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा रात को 1:30 बजे के करीब, 1:26 के बाद, उसके बाद ही वहां पर स्नान कराकर तभी सारे मंदिर खोले जाएंगे और पूजा अर्चना प्रारंभ की जाएगी। इस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और जितना भी आपका जो ध्यान है वो सब आप कर सकते हैं। सो तक जो ग्रहण का जो काल होता है, जिस समय ग्रहण लगता है, उस समय कोई भी जप करना लाख गुना फलदायी माना गया है। आप धार्मिक रूप से भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें, जो भी आप पठन करना चाहे वो करें, और ग्रहण पूर्ण होने जाने के उपरांत गंगा जल से अपने जो घर है उसकी शुद्धि करें, अपना स्नान करें। निश्चित रूप से ईश्वर की मां गंगा की आप पे कृपा। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। तो इस दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।